सो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड नाड़ी डायग्नोसिस? लाइक कैसे एक आयुर्वेद डॉक्टर सिर्फ नाड़ी देखकर बता सकता है कि हमारे मन में, हमारे शरीर में क्या चल रहा है? इसमें रेडियल आर्टरी होती है जो हमारी वेन में जाती है, उसको हम पढ़ना सीखते हैं और उसमें हम बात पे कफ से स्टार्ट करते हैं। वो बहुत बेसिक नाड़ी। सो आपने अभी ट्रांसेंडल योग के बारे में बताया। सो ये जो मेडिटेशन टेक्निक है, ये बाकी मेडिटेशन टेक्निक से कैसे अलग है और कितनी कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है? इतनी सारी अवेयरनेस होने के बाद भी आयुर्वेद आज बहुत आगे बढ़ चुका है, उसके बावजूद पीपल चूजन इज एज अ लास्ट रिजॉर्ट। द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इज इंटीग्रेटेड मेडिसिन। मैं मानकर चल रही हूँ कि आप लोगों ने लाइफ साइंस के बारे में जरूर पढ़ा होगा। हो सकता है आप लोगों में से कुछ इसके स्टूडेंट भी रहे हों। क्या होती है लाइफ साइंस? लाइफ साइंस में हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री और जेनेटिक्स के थ्रू लाइफ को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि यही चीज सदियों से तो हम लोग पढ़ते आए हैं और देखते आए हैं। जी हाँ, लाइफ साइंस को ही हम आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद न सिर्फ बीमारियों का इलाज करता है, बल्कि हमें एक सही लाइफस्टाइल जीना भी सिखाता है। और आज आयुर्वेद के बारे में डिटेल से बात करने के लिए हमारे साथ है महर्षि आयुर्वेदा के डायरेक्टर मिस्टर लक्ष्मण श्रीवास्तव। वेलकम मिस्टर लक्ष्मण टू द हेल्थ साइड पॉडकास्ट। सो महर्षि आयुर्वेदा इज नोन फॉर इट्स वेलनेस ट्रीटमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? इसको महर्षि महेश योगी जी ने 4 डेकेड्स पहले स्टेब्लिश किया था। और उस टाइम पे उनका विजन था कि हमें ना आयुर्वेदा को बहुत एक ट्रेडिशनल तरह से ना करके मॉडर्निटी के साथ प्रेजेंट करना है, ताकि जो हमारा यूथ है वो इसके साथ इंगेज हो पाए। सो जस्ट टेल अस समथिंग अबाउट हिज विजन, हाउ ही परसीव आयुर्वेदा एंड हाउ टुडेज आयुर्वेदा इज डिफरेंट फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव। जी, देखिए महर्षि जी खुद एक साइंटिस्ट थे। राइट। वो उनके पास बैचलर्स ऑफ फिजिक्स था फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और वो संत तो थे ही। तो वो चाहते थे जितने भी हमारे वैदिक साइंस हैं वो साइंस की तरह से दुनिया भर में प्रेजेंट हो, क्योंकि वो मानते हैं कि वैदिक साइंस इज द सुपीरियर साइंस। तो जब वो भगवती ध्यान के बारे में, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में, वेदास के बारे में बात करने लग गए दुनिया भर में, फिर आयुर्वेद नेचुरली 40 क्षेत्र में से एक क्षेत्र है वेदों का। उसमें फिर डिमांड आई कि महर्षि जी आपने आयुर्वेद के बारे में बता दिया, हमें एक्सपीरियंस भी करना है। उन्होंने बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स मंगवाए, लेकिन सारे ने लेड पॉइजनिंग और हैवी मेटल पॉइजनिंग के सब टेस्ट्स में सब फेल हो गई। अच्छा। तो फिर महर्षि ने कहा यार इस तरीके से तो हम आयुर्वेद को एज अ साइंस नहीं ला पाएंगे अगर ये बेसिक पैरामीटर्स ही फेल कर गए प्रोडक्ट। फिर महर्षि जी ने महर्षि आयुर्वेद की स्थापना की 1986 में जी। और वो दुनिया की पहली ग्लोबल आयुर्वेदिक कंपनी बनी जो 40 देशों में आयुर्वेद को लीगली प्रेजेंट किया। और महर्षि जी को ने स्टैंडर्डाइजेशन बहुत की थी। तो हम पहली कंपनी थी जिसने टैबलेट्स और कैप्सूल में आयुर्वेद को लाए। हम पहले थे जिनको ISO सर्टिफिकेशन, GMP, WHO, HACCP, ये सारे क्वालिटी सर्टिफिकेशंस है फॉर एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स। तो स्टैंडर्डाइजेशन पे तो सभी कागज की पुड़िया में बिल्कुल किले का डंडा, नीम की पत्तियां, यही सब चलता था। बिल्कुल भी स्टैंडर्डाइज नहीं था। तो लैब टेस्टिंग, बल्कि हमारी महर्षि जी के गाइडेंस के अंदर ही आयुर्वेद में पहला क्लिनिकल ट्रायल हुआ। पंचकर्म में, आयुर्वेद में, ध्यान में, योग में। तो वो साइंटिफिक तरीके से हमेशा रखना चाहते थे आयुर्वेद को। सो आपने अभी ट्रांसेंडल योग के बारे में बताया। सो ये जो मेडिटेशन टेक्निक है, ये बाकी मेडिटेशन टेक्निक से कैसे अलग है और कितनी कितनी ज्यादा बेनिफिशियल है? देखिए, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन यानी भगवती ध्यान ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल इसलिए है क्योंकि वो नेचर ऑफ द माइंड और नेचर ऑफ द बॉडी दोनों को यूज करती है। हमें कहीं कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, हमें किसी चीज में फोकस नहीं डालना, हमें किसी चीज को, किसी थॉट को बार बार नहीं सोचना। हम नेचर ऑफ द माइंड जो अपने आप ही सबसे ज्यादा ब्लिस की तरफ जाता है, हम उसको यूज करके प्योर कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, अपनी चेतना को एक्सपीरियंस करते हैं और उसी से हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। मतलब जैसे बाकी जो मेडिटेशन टेक्निक्स है उसमें होता है कि आपको ब्रीदिंग जब आप ले रहे हैं अपने नॉस्ट्रल्स पे आपको फोकस करना है, सेंसेशन होगी, तो इसमें ऐसा नहीं होता है। नहीं, देखिए क्या है, अगर मैं अपने दिमाग को बोलूंगा यार इस चीज में आप फोकस कर, कब तक करेगा? 10 मिनट 5 मिनट नहीं करेगा, वो करना ही नहीं चाहता। राइट। तो नेचर ऑफ द माइंड के अगेंस्ट है। एनीथिंग अगेंस्ट नेचर ऑफ द माइंड इज नॉट नेचुरल, इट्स अ फोर्स्ड टेक्निक एंड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इज नॉट फोर्स्ड, बहुत ही नेचुरल है। और इसीलिए 1 करोड़ लोग से भी ज्यादा ने सीखा है। दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पीपल, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, ग्लोबल लीडर्स सब ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करते हैं क्योंकि
उस 20 मिनट और 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम की प्रैक्टिस में उन्हें वो बेनिफिट मिलता है जो लोगों को 5-5 10-10 सालों में नहीं ध्यान करके दूसरा जी। टाइप को ध्यान करके नहीं मिलता। एंड इससे ज़्यादा साइंटिफिकली प्रूवन मेडिटेशन टेक्निक भी नहीं है। ओके। 700 से ज़्यादा रिसर्चेस 35 देशों में हो चुका है और जो कहता है कि इससे अच्छा मेडिटेशन कहीं नहीं है। ओके। सो अगर आप लोगों ने ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप लोगों को ज़रूर पढ़ना चाहिए और उसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सो लक्ष्मण जी, ये बताइए कि कोविड के बाद से ना आयुर्वेद को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ा है। मैं बात कर रही हूँ 2020-21 की, जब फर्स्ट और सेकंड वेव आई थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक रेमेडीज़ को फॉलो किया था और उनको रिजल्ट भी मिला था। लेकिन इतनी सारी अवेयरनेस होने के बाद भी आयुर्वेद आज बहुत आगे बढ़ चुका है। उसके बावजूद पीपल चूजन इज एज अ लास्ट रिजॉर्ट। जब वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ एलोपैथ में एंड अप हो जाते हैं कि नहीं यार, ये तो कुछ काम नहीं कर रहा है मेरा, चलो अब आयुर्वेद को ट्राई करते हैं, कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्यों क्यों लोगों का ऐसा पर्सपेक्टिव है आज की डेट में भी? देखिए क्या है, आयुर्वेद को कभी इस तरीके से प्रेजेंट ही नहीं किया गया था कि दिस इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। हमारा इंस्टीट्यूट आयुर्वेद को एज अ फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट प्रेजेंट करता है। एंड द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन इज इंटीग्रेटेड मेडिसिन। बहुत सारी चीज़ें होती है, फ्रैक्चर हो जाता है, एक्यूट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसके लिए ऑफ कोर्स एलोपैथी इज वेरी वेरी बेनिफिशियल। बट फॉर क्रॉनिक एंड लाइफस्टाइल इश्यूज सच एज डायबिटीज़ या आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स या मेंटल इश्यूज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उसमें आयुर्वेद का जो एक रोल है वो बहुत बड़ा है। तो इसलिए अगर इंटीग्रेटेड मेडिसिन लेके हम साथ में चलते हैं, हम सही में बहुत फ़ायदा देख सकते हैं इन ह्यूमैनिटी। हो सकता है हमारे कुछ दर्शनों को ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में ना पता हो, तो आप थोड़ा सा बताएंगे ऑल्टरनेटिव मेडिसिन क्या होती है? अनफॉर्चुनेटली आयुर्वेद को एक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का टैग दे दिया गया है कि एलोपैथिक को फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट की, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप एक एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाइए, और वो उसको एक बहुत बड़ा नॉर्मलाइज कर दिया है सोसाइटी में। बट आयुर्वेद में भी आपके पास बहुत अच्छे सोल्यूशंस होते हैं। आयुर्वेदिक कंपनीज में क्या है, अगर हम एक ट्रस्टेड कंपनी हैं जहाँ पे रिसर्च है जो इंटरनेशनली प्रेजेंट है, जिसका एक ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, जो सारे लैब टेस्ट और क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, उनके पास जाके, जैसे कि महर्षि आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स हैं, उससे अगर आपके पास, आप उनके पास जाएंगे, यू विल रियली गेट दैट बेनिफिट जो असली आयुर्वेद, जो ऑथेंटिक आयुर्वेद में मिलना चाहिए। ओके। सो आज की डेट में मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, एवरीवन कंज्यूम आयुर्वेदा इन सम वे और अदर, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिसको उससे कुछ रिलीफ मिलता है। इसका रीजन क्या है? क्या लोग ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं इसलिए उनको रिलीफ नहीं मिलता है, या फिर मार्केट में आयुर्वेदिक मेडिसिन के नाम पर फेक मेडिसिन मिल रही है? देखिए, फेक मेडिसिन तो आप अगर सच बताएं तो वो एलोपैथिक मेडिसिन में भी बहुत फेक मेडिसिन हर जगह मिलती हैं, और आयुर्वेद में भी सेम इश्यूज हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम एक ट्रस्टेड आयुर्वेदिक ब्रांड के पास जाएं। और ये भी सही है कि अगर कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है तो एक आयुर्वेदिक वैद्य या एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास अच्छे से कंसल्टेशन लेके ही हमें अपने क्रॉनिक इश्यूज का एड्रेस करना चाहिए। सो आपने बोला एक जेन्युइन आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास या वैद्य के पास जाना चाहिए। सो हाउ अ कॉमन मैन कैन डिफरेंशिएट कि ही इज अ जेन्युइन डॉक्टर, तो मुझे इसके पास जाना चाहिए और ये मुझे ओरिजिनल मेडिसिन देगा? जी, इसमें भी देखिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के। सबसे पहली बात कि वो कितने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो किस ब्रांड की मेडिसिन दे रहे हैं, कितने ट्रांसपेरेंट है वो। काफ़ी डॉक्टर्स बताते भी नहीं हैं आपको कि मैं कौन सी दवाई दे रहा हूँ, बस एक वो पुड़िया बना के वो दे देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आयुर्वेद का नाम खराब होता है। डॉक्टर्स जो ट्रांसपेरेंट हैं, डॉक्टर्स जो आपको एक अच्छी ब्रांड के मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और एक चीज़ मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि वो डॉक्टर जो नाड़ी परीक्षा जानते हैं, क्योंकि पल्स डायग्नोसिस आयुर्वेद में कहते हैं 3 तरीके से एक डॉक्टर को देखना चाहिए पेशेंट को। दर्शन, कि देख के ही वो बता देते हैं कि आप वात पित्त कफ हैं, क्या प्रकृति है, क्या प्रॉब्लम्स है। दर्शन। एक होता है प्रश्न, कि पूछ के आपके सिम्टम्स पूछ के आपको कैसा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कितने टाइम से है। और एक होता है स्पर्शन। स्पर्शन मतलब नाड़ी परीक्षा। नाड़ी परीक्षा से वो देख के आपके बहुत हिडन इम्बैलेंसेस होते हैं, बहुत हिडन चीज़ें होती हैं अंदर, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो अगर उनको एक सोल्यूशन मिल ही जाएगा कि इस प्रॉब्लम की वजह से ये हो रहा है, सोल्यूशन इज़ वेरी ईजी टू कम।
राइट। तो ये सारी क्वालिटीज एक आयुर्वेदिक डॉक्टर में होनी चाहिए। ओके, सो व्हाट इज द साइंस बिहाइंड नाड़ी डायग्नोसिस? लाइक कैसे एक आयुर्वेद डॉक्टर सिर्फ नाड़ी देखकर बता सकता है कि हमारे मन में, हमारे शरीर में क्या चल रहा है? मुझे सबसे पहले बात जो आपने बोला ना, साइंस बिहाइंड दिस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये एक साइंस है, ये एक मिथ नहीं है। इसमें किसी आदमी की कोई सिद्धि नहीं होती, इसमें होता है एक साइंस है जो आप भी सीख सकते हैं, कोई भी आदमी सीख सकता है। और इसमें रेडियल आर्टरी होती है जो हमारी वेन में जाती है, उसको हम पढ़ना सीखते हैं और उसमें हम वात पित्त कफ से स्टार्ट करते हैं। वो बहुत बेसिक नाड़ी होती है। फिर जाके हम जाते हैं हमारे सप्तदोषास में, धातु में, हमारे बेसिकली सारे पंच महाभूता सब कुछ हम एक्सपीरियंस करते हैं और उससे पता चलता है कि क्या कॉज है, जो प्रॉब्लम हो रही है, जो ऊपर सुपरफिशियल सिम्टम्स आ रहे हैं, उसकी असली में क्या कॉज है। और अगर एक वैद्य ये पता लगा देता है कि किस प्रॉब्लम का क्या कॉज है, तो आधा सोल्यूशन तो आप सामने ही आ जाता है। जी, क्योंकि आपने अभी नाड़ी डायग्नोस के बारे में इतना डिटेल से बताया, वी हैव अ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑन आयुष, जिसमें हम आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सोवा, रिग्पा, सब पे वी हैव अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। बट स्टिल लोगों के अंदर ना आयुर्वेद को लेकर वो अवेयरनेस नहीं है। आपको क्या लगता है कि आयुष मिनिस्ट्री या हमारी गवर्नमेंट को क्या इनिशिएटिव्स लेने चाहिए सो दैट लोगों की फर्स्ट चॉइस बने कि भाई हमको तो आयुर्वेदा के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना है? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ ऑन अ वेरी ग्लोबल स्केल। जब हमने 1986 में आयुर्वेद स्टार्ट किया था, दुनिया भर में हमारे वैद्य जाते थे, हमारे लेक्चरर्स जाते थे, हम अलग अलग मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में सिखाते थे। वहाँ पे सिर्फ हम अकेले थे वर्सेस पूरा चाइना। चाइना की गवर्नमेंट पूरी चाइनीज़ मेडिसिन को इतना फ्लो करती थी, बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को एक चाइनीज़ मेडिसिन की फैक्ट्री को टूर करवा दिया उन्होंने, जस्ट टू इंक्रीज द क्रेडिबिलिटी ऑफ चाइनीज मेडिसिन। बट वहाँ पे हमें ना सरकार से कोई फायदा मिलता था, ना हमें कहीं कोई स्पोक्स पर्सन था, सिर्फ हम अकेले थे आयुर्वेद को फैलाने वाले जी। और अब देखिए मोदी जी ने क्या कर रहे हैं, हर जगह आयुर्वेद की बात करते हैं, हर जगह पूरी सरकार ने अपना खुद का ज्ञान, ये भारत का ज्ञान है, ये वेदों का ज्ञान है, और इस ज्ञान को हर जगह फैला रहे हैं। एंड शुरू होती अवेयरनेस से, और एक बार अवेयरनेस आ जाती है, उसके बाद एक्सपीरियंस से, एंड एक्सपीरियंस एक बार सही हो जाता है, फिर बन जाता है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी, और ऐसे ही आयुर्वेद आगे बढ़ेगा। तो अब अभी देखिए अगले 10 साल बहुत इंपॉर्टेंट है आयुर्वेद इंडस्ट्री के लिए। सो आपको लगता है आने वाले 10 सालों में आयुर्वेद अभी और मास तक पहुंचेगा? एब्सोल्युटली। अभी तो आप देखिए इंडिया तक पहुंचा है, बट वेरी सून पूरे ग्लोबल स्केल में हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे 3 कॉन्टिनेंट में यूनिवर्सिटी, एक यूरोप में है, एक नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है, एक इंडिया में है, एक साउथ अफ्रीका में है जी। ये सब में सबसे हाईएस्ट कोर्स आयुर्वेद का है जी। हम लोगों को बैचलर और मास्टर डिग्री और पीएचडी डिग्री देते हैं आयुर्वेद में, और सबसे ज्यादा डिमांड उसकी है। पहले कंप्यूटर साइंस की हुआ करती थी 10 साल पहले, अब आयुर्वेद की है, क्योंकि दैट इज अ नेचुरल साइंस जो लोग जानना चाहते हैं, जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ओके, तो दुनिया चेंज हो रही है और आयुर्वेद बहुत जल्दी, बिल्कुल, और आयुर्वेद बहुत जल्दी एज एन इंडस्ट्री एंड एज अ फिलोसफी एंड एज अ साइंस बहुत आगे जाएगा जी। अच्छा, ये जो हमारा एलोपैथी है, ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए है ना, ये हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी बोलते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी को लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, पीसीओडी है, डायबिटीज है, थायराइड है, उसमें भी लोग आयुर्वेद को क्रॉस करके एलोपैथ पे जाते हैं। तो आप यंगस्टर्स को, हमारे जो व्यूअर्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आयुर्वेदा में लाइफस्टाइल डिजीज का ट्रीटमेंट कितना पॉसिबल है और कितनी जल्दी इसमें रिकवरी होती है? देखिए, लाइफस्टाइल डिजीज के लिए आयुर्वेद से अच्छा कुछ भी नहीं है। हमारे भी हॉस्पिटल्स हैं, हमारे भी हेल्थ सेंटर्स हैं, और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे साइंटिफिकली प्रूव्ड केसेस हैं जहाँ पे हमने लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज की हैं। ऐसे इनक्योरेबल डिजीज़ेस भी आते हैं। ऑफ कोर्स एलोपैथी इज़ अ साइंस जो हेल्प करती है बहुत सारी चीज़ों में, बट एलोपैथी की भी एक तरह से लिमिटेशंस होती हैं, और अगर आयुर्वेद और एलोपैथी साथ में काम करें तो वो लिमिटेशंस हट जाती हैं, क्योंकि दोनों साइंसेज अगर साथ में काम करेंगे इंटीग्रेटेड तरीके से, हम सही में बहुत हेल्प कर सकते हैं हर एक पेशेंट की जी। आयुर्वेद में लाइफस्टाइल इश्यूज क्यों होती हैं? देखिए, लाइफस्टाइल इश्यूज होती हैं क्योंकि हमारे ही डाइट खराब है, हमारे ही लाइफस्टाइल रूटीन, ठीक है, हमारा ही पूरा, मतलब हमने ही अपने सिस्टम को पनिश किया है जी। तो सालों सालों की वो पनिशमेंट अब
एक टैबलेट या 2 टैबलेट से ठीक तो नहीं कर सकते। True. तो सालों की पनिशमेंट आपको कुछ हफ्ते या कुछ महीने तो लगेंगे। जी। तो आयुर्वेद वैसे काम करेगा बट अंदर से आपको ठीक करेगा। So- ओके सो आज के टाइम पे ना जेंजी में स्पेशली मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जी। एंजाइटी, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एडीएचडी, डिप्रेशन, इन सारी मेंटल इश्यूज को सॉल्व करने में आयुर्वेदा कहाँ स्टैंड करता है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मेंटल हेल्थ जब हम जी। बात करते हैं, आयुर्वेद ही ऐसी एक हेल्थ केयर साइंस है जिसने सबसे पहले मेंटल हेल्थ को 5000 साल पहले रिकग्नाइज किया। ओके इससे पहले मेंटल हेल्थ तो आप ये देखिए 1970s 1960s तक दुनिया कंसिडर नहीं करती थी कि मेंटल हेल्थ भी कुछ होता है। राइट, दैट्स ट्रू। तो आयुर्वेद ने तो 5000 साल पहले ही इसको कैटेगराइज भी किया। एंजाइटी क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, डिप्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को कैटेगराइज किया, इसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बनाए, इसकी डाइट और रूटीन प्रोटोकॉल्स भी बनाए, हमारी बिहेवियर रसायनास भी इसी के हिसाब से बनाए कि मेंटल हेल्थ भी एक इंसान की ठीक रहे, बैलेंस रहे। तो मेंटल हेल्थ के लिए तो आयुर्वेद इज फार बेटर देन एनी अदर मेडिकल साइंस। ओके आजकल ना बहुत सारे रिसर्च भी आ रही है और एलोपैथिक डॉक्टर भी ये चीज़ें बोल रहे हैं कि सनसेट से पहले खाना खा जी, लेना चाहिए जी। और सूर्योदय से पहले आपको उठना चाहिए, उसकी बॉडी में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो आप थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या बेनिफिट होता है अगर हम सूर्यास्त से पहले खाना खा लेते हैं, सूर्योदय से पहले हम उठते हैं, हाउ इट हेल्प्स अस? देखिए आयुर्वेद में ना एक बॉडी क्लॉक का की पूरी प्रैक्टिस बताई हुई है कि हमें 6 बजे से पहले उठना चाहिए, फिर 6 बजे से 10 बजे तक एक कफ पीरियड शुरू हो जाता है। अगर 6 बजे के बाद आप उठेंगे, नेचुरली आपको ऐसा लगेगा थोड़ी सी आलस आएगी, क्योंकि कफा ऐसा होता है। कफा मतलब हल्की सी आलसपन होती है, थोड़ी सी लेजीनेस फील होती है, थोड़ी सी लेथार्जी फील होती है आपको। तो आइडियली 6 बजे से पहले उठ के हमें अपना योगासन, वॉकिंग, हमें अपना पूरा रूटीन अपना स्टार्ट कर देना चाहिए और फिर 10 बजे से लेके हम खाना खा सकते हैं। तो पूरा बॉडी क्लॉक आयुर्वेद में अच्छे से बताया है। और फिर सोना चाहिए रात के 10 बजे से पहले, क्योंकि फिर उसके बाद आ जाता है पित्त का टाइम। उसके बाद भी आपको इशू क्या हो जाता है, आपका जब अगर पेट चलेगा, थॉट्स आएंगे, वो सब आपका इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा, तो फिर आपको सही से नींद नहीं आएगी, गहरी नींद नहीं आएगी। तो इसलिए ऑब्वियसली हम थोड़े से बिजी हैं आजकल, 10 बजे कौन सोता है, 11 बजे तक भी कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 11 बजे से पहले हम लोग को एज बिजी वर्किंग प्रोफेशनल 11 बजे से पहले सो जाना चाहिए। कॉर्पोरेट लाइफ में अगर कोई है, कोई जी। प्राइवेट जॉब करता है, तो बहुत हसल कल्चर है जी, आजकल, जी। उसमें ये सारी चीजें कैसे कोई इम्प्लीमेंट कर सकता है? पीपल आर ट्रैवलिंग थ्रू आउट द डे, खाने का कोई शेड्यूल नहीं जी। है, बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, उसमें कोई कैसे अपना एक प्रॉपर लाइफस्टाइल फॉलो कर सकता है? देखिए क्या है ना, इस चीज़ के लिए एक, इसलिए हम कहते हैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाइए, अपनी पूरी लाइफस्टाइल डिस्कस करिए कि ये मेरा रूटीन है। जी। अब आप बताइए इसमें आयुर्वेद कैसे हेल्प कर सकता है, क्योंकि अलग अलग रूटीन होते हैं। किसी का बहुत फ्लेक्सिबल होता है, किसी का बहुत टाइट होता है, Right. कोई कोई नाइट ड्यूटीज भी करते हैं। बट एट द एंड किस तरीके से हमें आयुर्वेद इंप्लीमेंट करना चाहिए हमारी लाइफ में, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ आप कंसल्टेशन लेंगे, वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, अच्छा ये आपका पूरा रूटीन है, इसमें आप ये एस्पेक्ट ऑफ आयुर्वेद पहले इंट्रोड्यूस करिए। जी। आपकी लाइफस्टाइल यहाँ से, क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएगी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमेशा चेंज करना चाहिए। तो मतलब कितना भी बिजी शेड्यूल हो, हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को। बिल्कुल एब्सोल्युटली। ओके सो आप हमारे व्यूअर्स के लिए अगर कुछ एक आयुर्वेदा डे के लिए एक स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं, बिकॉज जी। आयुर्वेदा डे इज ऑन 23rd of September, जी, सो अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ एक मैसेज देना चाहें? देखिए मेरा बस एक ही मैसेज है कि आयुर्वेद को हमें अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए, और किस तरीके से अपनाना चाहिए वो आपके ऊपर है। एक दो छोटे छोटे चेंजेस भी हम कर सकते हैं, हम पूरी लाइफस्टाइल को ही ऑल्टर कर सकते हैं, बट इवन विद अ स्मॉल चेंज हमारी लाइफ की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। एंड फॉर एनी questions, for any consultations, you're always welcome to come at Maharshi Ayurveda Hospital and really experience true, authentic, time-tested, certified Ayurveda. सो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए। आयुर्वेदा से रिलेटेड अगर आप कुछ और क्वेरी आपकी है, कोई सवाल ऐसा है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे थे और हम वो जवाब नहीं दे पाए, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। द हेल्थ साइट के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। Thank you.